अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। तोशाखाना, साइफर, 9 मई, अलकादिर ट्रस्ट, तौहीन मजहब, तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन IMF, फॉरेन फंडिंग, टैरियन, दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, यहूदी एजेंट, कादियानी, जादू, हिशिश, नशा, इनाम शाह, फौजी दुश्मन, न जाने मतलब कितने, मेरे ख्याल में 200 से कहीं ज़्यादा मुकदमात हैं। और अब खावरमानी का लोगों के घरों की बातें, रिश्ते, तलाक़ें, ये सब आपको नेशनल टीवी पे नज़र आ रहा है। वैसे ये नेशनल इंटरेस्ट में अगर है तो आम कर दीजिए, और इसके अलावा भी कोई चीज़ रह गई है तो वो भी आम कर दीजिए, इसका इश्तिहार लगा दीजिए। लेकिन इससे होगा नहीं, मुल्क व कौम की खिदमत इससे नहीं हो रही, मुल्क की तरक्की इससे नहीं हो रही है। शरीफ खानदान ने पहले एक दफ़ा किया था, अगर आपको याद हो, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ एक मनफी प्रोपेगेंडा था, और फिर उनकी तस्वीरें भी थी अखबारात में, उनके लिए कुछ कॉलम भी कराए थे। लेकिन हुआ क्या था? पार्लियामेंट में खड़े होके, आपको याद हो, शायद प्ली टैक्सी भी कहा था, मगर हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। हुआ ये कि 2 मर्तबा वो वज़ीर आज़म बनी, और फिर अब तीसरी मर्तबा बनती, अगर वो ज़िंदा रहती तो शायद वो तीसरी मर्तबा भी बन जाती। अब अगर इमरान खान की बात करूँ तो सीता वाइट से लेके बुशरा पिंकी तक, आयशा गुल अलाई से आइला मलिक तक, रेहाम खान की किताब से इंटरव्यू तक, यानी जो रिसेंट अब इंटरव्यू है उस तक, 1.5 साल से एक ही पैटर्न चला आ रहा है। ऑडियो है, वीडियो है, इंटरव्यूज है, नशर होता है। दूसरे दिन सहाफ़ियों का एक मखसूस ग्रुप जो है वो सोशल मीडिया पे बैठ जाता है, माहौल बनाता है। अगले दिन नून लीग के वज़ीर जो है, या फिर कोई भी उनके ओहदेदार, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये कहाँ थमेगा, ये गंदगी या बुराई, ये जिस नहज पे हम पहुंच गए, ये सियासत ही कहाँ ठहरेगी, ठहरेगी भी या नहीं ठहरेगी, ये और इन जैसे और बहुत सारे सवालात हैं। मैं सवाल ये भी करूंगी हम अपने गेस्ट से कि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मलिक रियाज का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी ना खावर मानिका की होनी है और ना मलिक रियाज की होनी है, तो इन इंटरव्यू से फायदा किसको पहुंचेगा? सीनियर एंकर है हमारे साथ, एनालिस्ट हैं आसिम सिद्दीकी साहब, जो कि वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शाला। सर, ये हमारे जो पाकिस्तान की जो सियासत है, और खास तौर से अब अगर हम देखते हैं जिस नहज पे पहुंच चुकी है, उसके बाद वो कहीं थम नहीं रही है। जैसे मलिक रियाज का इंटरव्यू एक जो है वो लाइन अप है, और किसी भी वक्त वो हो जाएगा। सो पूछना मैं ये चाह रही हूँ कि क्या इमरान खान की सियासत में कुछ डेंट पड़ सकेगा? शाला, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप प्रोग्राम शुरू किया है। आज आपने पूरा इमरान खान के अदवार से यानी जो कुछ हो रहा है इन 16 महीने में उनको, और जो मेरा ख्याल है इस किस्म की जो बातें जो पहले गलत थी वो आज भी गलत हैं, जो अभी हो रहा है वो भी गलत है। आखिर वो सही बातें कब होंगी? देखें, इंटरेस्ट की बात जहाँ तक करते हैं, आज मैं फॉक्स टीवी देख रहा था, तो उस पे गज़ा के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में, 4 दिन की छुट्टियों के बारे में, 4 दिन का सीज़ फायर के बारे में इतनी अच्छी-अच्छी बातें हो रही थी, और लग रहा था कि देखो कितने अच्छे हैं यार, 4 दिन के बाद मारेंगे ये। मतलब 4 दिन के लिए गैप छोड़ा है, तो बड़ा अच्छा हुँ, लग रहा था कि यार देखो कितने रहमदिल लोग हैं ना। हुँ, तो नेशनल टीवी पे बैठ के आप जैसी भी बातें कर लें, हुँ, लेकिन जो लोगों की सोच है उस पे आप पहरा नहीं लगा सकते। वो हुँ, वही सोचेंगे जो उनको सोचना है, चाहे वो हुँ, आप कल्ट बनकर सोचें, चाहे फेवर बन के सोचें, या हुँ, पाकिस्तान के लिए ये सोचें कि यार को कोई ऐसा आए जो पाकिस्तान के लिए सोचे। तो हुँ, आज से 2014-16 में जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, उस तरीके से हमने देखा कि हर कोई चोर था। हर हुँ, कोई चोर था, और उसके हुँ, बाद नेशनल टीवी पे लोगों को बिठाकर वही हुँ, बातें हो रही थी। वो कल भी हुँ, गलत थी, जो हुँ, आज हो रही हैं। जिस तरीके से इंटरव्यू हो रहा था, मैं एक देख रहा था असेंबली में, एक खातून कह रही थी, या सेनेटर थी शायद, मेरा ख्याल है वो, कि जनाब अब शेरू का इंटरव्यू रह गया, वही ले लें, वो भी ले लें आप। हुँ, अब मसला ये है कि शेरू से पहले तो तमाम शेरू ने इंटरव्यू दे दिए हैं। हुँ, तो अब किस किस का इंटरव्यू बाकी है? अब सोचें जिनका इंटरव्यूज आएंगे, अगर वाकई आपकी बात सही है कि हुँ, अगर इंटरव्यू से कोई फायदा हो हुँ, मुल्क को, तो आप बिल्कुल लें। हुँ, आपको कोई, आप ऐसे 10 और इंटरव्यूज लें, आप केस बनाएं, केस फाइल करें और सजाएं सुनाएं, चाहे हुँ, जिसकी भी हो। फरा गोगी साहिबा का नाम एक दफा फिर उछल रहा है, हुँ, और अच्छे तरीके से नहीं, बड़ी गंदी तरीके से उछल हुँ, रहा है। हुँ, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर स्पेसिस के अंदर बैठ के जिस तरीके से ख्वातीन भी, मतलब
इद्दत का वो मसला जो कि शुरू होके खत्म हो गया, मौलानाओं के फतवे शुरू हो गए थे उसके ऊपर, वो भी खत्म हो गए, सारी बात खत्म हो गई। अब हम देख रहे हैं कि इद्दत पे स्पेसिस भी हो रही हैं कि जी असल में इद्दत, यार मतलब आपको अगर आज भी नहीं पता कि इद्दत क्या होती है, इस पे अगर कोई सजा बनती है या वो एक मियाँ और बीवी का जाती मसला है तो उसको जाती मसला रहने देना। मैं इस पे हक पे हूँ कि इसमें मौलानाओं का कोई कसूर नहीं है। मौलाना हजरात जो है कोई फतवा जारी नहीं कर सकते। ये एक मियाँ बीवी का और तीसरे शख्स का जिससे शादी होने जा रही थी उसका, 3 आदमियों का वो है। अगर इद्दत जो होती है वो दुनिया को दिखा के नहीं की जाती, तो और वो भी इस उम्र की खातून की इद्दत। लेकिन बहरहाल अगर जो मोनिका साहब जो उनके हस्बैंड हैं, वो तो एक मतलब मैं तो पहले भी ये कह रहा था कि एक ऐसा मैं गलत में से मुंह से गंदी बात मतलब इस तरह की बुरी बातें निकल जाती हैं कि एक ऐसा बेजमीर इंसान, मतलब आप उसके इंटरव्यू लेके और उसकी बातें चला रहे हैं कि वो ऐसी थी मेरी बीवी और ऐसी थी, और वो इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के इसी सोशल मीडिया पे बैठकर वो ये कहता भी नजर आया था कि वो तो पाक है, इससे पाक खातून तो पूरी दुनिया में कोई नहीं होगी। तो आखिर बस मुझे अफसोस इस बात का होता है कि आप खुद उस हद तक ना जाएं जिस हद तक आपके साथ भी लोग पहले जा चुके हैं। ये सोच लिए मकाफाते अमल है, कल आपके घर की बातें भी निकलेंगी, फिर रोड पर आएंगी, तो फिर यही होगा। उमर शरीफ का मुझे बड़ा अच्छा है कि उमर शरीफ और हमारे मोइन अख्तर साहब का ना एक ऐसा याद है कि हमारे लोग इस तरह के हैं कि अपने पोल खुद ही खोलते हैं। वो कहते हैं कि जनाब पोछा कौन लगाता था, तो दूसरा कहता था सुखाता कौन था। तो दोनों ने अपने ही कामों को खुद ब खुद दिखा दिया है कि आप पहले क्या थे और अब क्या है। और मैं इसकी बिल्कुल वो करूंगा कि इस तरह की चीजों से कुछ नहीं होता। अगर वाकई इससे कोई फायदा है, जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी अपने कहा था कि अगर आप लोगों को इन सब चीजों से कोई फायदा हो रहा है, अगर पाकिस्तान ओवरसीज में बैठे हुए पाकिस्तानी जो हैं वो अगर फौज की तजलील कर रहे हैं, उनकी गालियां दे रहे हैं, उनको मौत, अगर इससे कोई फायदा है तो आप करें। लेकिन अगर इससे फायदा नहीं है तो सोचें कि अगर आज कल इमरान खान दोबारा आते हैं तो इसको आप रिवर्स कैसे करेंगे। ये सारी चीजें जो आप कर रहे हैं इसको बस यही कहूंगा कि इस किस्म की चीप हरकत करने से पहले 10 दफा सोच लें। जी सर पता है क्या होगा फिर उसके बाद ये होगा कि तलाल चौधरी का स्कैंडल खुलेगा, हमजा शरीफ की दूसरी शादी और तीसरी शादी का स्कैंडल खुलेगा, फिर उसके बाद पता चलेगा कि जी ऐसा करें कि तारा सैयद को नवाज शरीफ की और फिर नईम बुखारी की कहानी लेके बैठ जाते हैं, मुस्तफा खर जो थे उनकी बात लेके बैठ जाते हैं, उनकी बीवियां जो थी वो कहाँ गई, शहबाज शरीफ ने क्या किया, फिर जुनैद सफदर भी नहीं बचेंगे, फिर उनकी अहलिया को भी बुला लिया जाएगा। मेरे ख्याल में गंदगी रुकेगी नहीं, मुझे नहीं आपने लगता, बातों आपको बातों लगता है में कि नहीं रुकेगा? मैंने कहा बातों बातों में 5-10% बातें करी थी। चलें आगे चलें। अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि सियासी रहनुमाओं की निजी जिंदगी में पूरी दुनिया में बात होती है, मतलब डायना की जिंदगी, बिल क्लिंटन की जिंदगी, बोरिस जॉनसन की जिंदगी, तो वो तो बात होती है, लेकिन उस पॉप टीवी पे भी हो जाती है, लेकिन उससे कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन इसमें मुझे कहीं, जैसे मैं कह रही हूँ कि अलावा इमरान खान को डैमेज करने के, और पता नहीं वो कितने % डैमेज होगा और वो पता चलेगा हमें इलेक्शन में, अभी तो हमें पता भी नहीं चलेगा। देखिए इमरान खान को अगर आपने कोई ठोस सबूत हो आपके पास, 2-3 मुकदमे उनके पास ऐसे हैं जिसमें कुछ हो सकता है, लेकिन ये जो हरकतें हैं ना करने वाली, मतलब बिल्कुल ये सोशल मीडिया या मीडिया पे की जा सकती हैं, पूरी दुनिया में बिल्कुल बिल्कुल की आपने जाती सही है, कहा। होती है। तमाम जो बड़े अदाकार हैं, गुलकार हैं, सनतकार हैं, ये सियासतदान हैं, इन सब की निजी जिंदगी नहीं होती है। वो पब्लिक फिगर होते हैं, उनकी पब्लिक में आती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर जब आप प्री प्लान कोई चीज कर रहे हो तो फिर वो नजर आने लगती है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर कोई टीवी चैनल ये चाहता है कि इमरान खान की जिंदगी तो अगर वो इंडिया में एक शो था आपकी अदालत, तो उसमें तो इमरान खान ने खुद कह दिया था कि आप मुझे शरीफ इंसान समझते थे क्या। मैंने कभी ये डिक्लेयर नहीं किया कि मैं बहुत शरीफ इंसान था। ठीक है, नहीं देखिए मसला पता है क्या, एक आदमी कह रहा है और एक आदमी ने अगर तौबा कर ली है या फिर जवानी उसकी सब सारी जिंदगी साथ नहीं रहती, बुरे अमाल उसकी सारी जिंदगी, तौबा भी हो जाती है। लेकिन ये हमारे यहाँ जिस तरह के इसको जैसे आपने अभी कहा कि ये बात खुल गई, बात हो गई, लेकिन उसे खास तौर से उसे प्लान करके, खास तौर से आपके नेशनल टीवी पे बैठ के क्वेश्चन आप उसे एक के बाद एक दे रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं, और फिर वो बंदा पहले अगवा हो चुका है,
वो पहले अरेस्ट हो चुका है, और उसके बाद आपको लगता है कि क्या खावर मानी का, या आपको लगता है कि हमारे यहाँ जिनका नाम ही नहीं लिया जाता, मलिक रियाज, उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी इस पर? नहीं होगी। देखिए, मलिक रियाज हो गए या उन जैसे और बहुत बड़े-बड़े हम्म, बिज़नेसमैन हो गए, सबको पता है वो बिज़नेसमैन कैसे बने, वो किस तरह फाइलों में पहिए लगाते थे, वो किस तरह लोगों को खरीदते थे, वो किस तरह हम्म। रिटायर लोगों को अपनी नौकरी पे रखते थे। उन्होंने तो नाम भी बता दिए, उ उन्होंने तो उ नाम भी बताया कि मैंने किस-किस को खरीदा, किस-किस की वीडियो बना रखी है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर वो वीडियोज़ देंगे, हुँ, अगर कोई ऐसी वीडियो हुई जो कि हुँ, आपके कानून की खिलाफ वर्जी करता है, हुँ, तो मेरा ख़्याल है उसको बिल्कुल लोग उसको यूज़ करेंगे। इस वक़्त की हुकूमत जो है, जो कि आप कह हुँ, लें एंटी इमरान है, वो हुँ, बिल्कुल यूज़ करेंगे। और ये दुनिया में हर जगह होता है कि हुँ, जहाँ पर भी इस तरह की वो होती है। देखें, इमरान खान इस वक़्त जो है ना, हुँ, आपको भी पता है कि मुख्तलिफ़ वक़्तों में पाकिस्तान में पॉलिटिशियन पे ये वक़्त आ चुका है, इमरान खान कोई पहले वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। हुँ, हुँ, एक वक़्त ऐसा था कि पीपल्स पार्टी का सिर्फ़ झंडा लगाना भी मुसीबत हुँ, था, नाम लेना भी मुसीबत था, लेकिन पीपल्स पार्टी फिर भी आई। हुँ। तो मेरा ख़्याल है कि एमक्यूएम हम का था, एमक्यूएम के लीडर का था। आप उस टीवी आप ये टेलीविज़न पे देखें कि नाम नहीं ले सकते, तकरीर नहीं कर सकते। 92 में 24 जून 92 में जो ऑपरेशन शुरू हुआ, हुँ, और उसके बाद हज़ारों कारकुनान जो है मार दिए गए। यस, चलें एमक्यूएम के लोग भी थे, वो भी हुँ, उन्होंने भी बहुत कुछ किया। उसके बाद हुँ, थोड़ा-सा लगा कि हाँ, सुकून है, बता दिया गया कि भाई एक जो है वो बुरा शख्स था, उसको हमने निकाल दिया है। लेकिन हुँ, एक जनरल आया, उसने दोबारा से कराची की चाबी उसी को दे दी। तो ये हुँ, वक़्त के पुजारी हैं, जब देखते हैं कि जनाब हमने किसके थ्रू क्या करना है, उनको आगे कर दिया जाता है। पहले इमरान खान यूज़ हुए, अब नवाज़ हुँ। शरीफ शायद यूज़ हों आगे आने वाले दिनों में। ठीक। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे ये कर लेती हूँ कि अभी आपने रिसेंटली देखा कि जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इमरान खान की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया, और जो जेल ट्रायल है वो दुरुस्त करार देने का चीफ जस्टिस आमिर फारूक का जो फैसला था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस, चीफ जस्टिस थे गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज़ ने कलअदम करार दे दिया। इमरान खान बिलाखिर थोड़ा-सा मेरे ख्याल में रिलीफ लेने में कामयाब हुए हैं। साइफा केस का अब तक का जो सारा जो ट्रायल था वो कलअदम हुआ, बंद कमरा या जेल में ट्रायल अब नहीं होगा। इस जेल की ट्रायल तब हो सकेगी जब तमाम कानूनी तरीक़ेकार और प्रोसेस को के मुताबिक होगा। आपसे पूछना मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे ये भी बताइएगा कि क्या मतलब रिलीफ लेने में तो हो गए, तो क्या ये टेम्परेरी रिलीफ होगा, या आगे आपको लगता है कि कहीं इनको इतना बड़ा, जैसे कि दरख्वास्त तो की गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से रिलीफ मिल जाएगा इमरान खान को? इसका एक छोटा-सा जवाब दूँगा सिर्फ़ मैं आपको, हुँ, कि सिर्फ़ टाइम गेन किया जा रहा है। आप एक ने फैसला सुनाया, दूसरे ने कहा कि सही नहीं है, तीसरे ने कहा ये हुँ, सही है, चौथे ने कहा ये सही नहीं है, पाँचवें ने कहा, पाँचवीं दफ़ा ये कहा कि जनाब इस तरह होना चाहिए, छठी दफ़ा उन्होंने कहा कि जी ये 6 रुकनी बेंच बना दिया जाएगा। तो उसमें 6 महीने गुज़र गए, और फिर 6 साल भी गुज़र जाएँगे। तो मेरा ख़्याल है हुँ, सिर्फ़ मेरे हिसाब से सिर्फ़ टाइम हुँ। की बर्बादी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बर्बादी क्या, टाइम गेन किया जा रहा है। लेकिन मसला भी तो ये है ना कि चीफ जस्टिस का तरीका, जो आमिर फारूक है, उनका तरीका भी तो यही ना कि जैसे इमरान खान की हर दरख्वास्त को वो अपने पास लगा के रखते हैं, हर केस को ज़्यादा से ज़्यादा अरसे के लिए इल्तवा में रखते हैं, क्योंकि तमाम केसेस बोगस होते हैं या उनके पास कोई सबूत नहीं है, जैसे किसी और जज के पास वो जाने भी नहीं देते। अगर किसी और जज के पास जाएँ तो वो उड़ भी जाते हैं, यानी कि उनको जिस तरह के आप देखा अभी कि ये कलअदम भी हो गया। लेकिन इमरान खान ने 3 दफ़ा कहा भी है उनको कि भई मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद उन्हीं को क्यों दिए जाते हैं? देखें, मकाफ़ात अमल कह लें, मैं समझता हूँ कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसको रिफ़ॉर्म होना चाहिए, और वो मेरा जी। ख़्याल है इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के जज का एक वो मैंने बयान पढ़ा था, जो हमारे इस्लामाबाद के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बताया था कि हुँ, मतलब पूरा जो जुडिशरी सिस्टम है एक तरह से रिफ़ॉर्म होगी, और उसमें देखा जाएगा कि क्या करना ज़रूरी है, क्या पहली दफ़ा ये हुआ है। तो थोड़ा-सा हमें ट्रस्ट रखना चाहिए, क्योंकि जो माज़ी में काम हुए वो भी गलत थे। हमने हुँ, माज़ी में देखा कि इसी तरीके से अदालतें जो है ना वो अपने पास केसेज़ रखती थीं, वो भी हुँ, गलत था और अभी भी गलत है। ये गलत है अगर वो कानून के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी सिस्टम के ऊपर जो चेक है, वो हुँ। कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है, वो होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ही कहूँगी मैं खबर है कि रिश्वत देकर डीएसपी लगने वाले उमर बाजारानी जो थे, वो 2 करोड़ की डकैती में
मुलव्विस पाए गए, बराह रास्त मुलव्विस निकले, और जब डाकू पुलिस अफसर की ताल्लुकात पीपल्स पार्टी में आला सतह तक रखे। पर्सनल असिस्टेंट सलीम बजारानी के ये भतीजे भी हैं। कमीशन के जरिए मतलब कमीशन के जरिए हुआ ये कि डीएसपी जो थे वो भर्ती हुए थे, उसमें इन्होंने इम्तिहान भी नहीं दिया, इम्तिहान भी किसी और ने दिया था, उसकी जगह पे पर्चा किसी और ने दिया। मतलब ये इंकिशाफात तो मेरे लिए कुछ अजीब से तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इतनी लंबी कहानी हो गई, और सवाब ज्यादा देखिए, दे देते मैं तो आपको इसका सिर्फ ये जवाब दूंगा, जब ये खबर मैंने देखी, हमारे एक बड़े अच्छे सहाफ़ी ने ट्वीट की हुई थी, उसके हाँ। नीचे जो है बिलावल के साथ उनकी तस्वीर भी लगाई हुई थी। तो ये बड़ी शर्म की बात थी कि आप ऐसे लोगों के साथ, और जिस वक़्त ये चोरी हुई थी ना, उस वक़्त जब ये लाइव आ रहा था तो इत्तेफ़ाक से मेरी नज़र पड़ गई थी, किसी ने मुझे भेजा हुआ था वो क्लिप, तो मैंने कहा इसमें सिंध गवर्नमेंट या सिंध पुलिस शामिल है, और उसमें लिखा हुआ भी नीचे यही आपका था। तज्जिया था, तजर्बा था या तुक्का था? नहीं, नहीं, ये तजर्बा था, क्योंकि हम अच्छा। कराची में रह चुके हैं, हम सिंध में जा चुके हैं, हम सिंध में एक तवील अरसा जो है वो इनको मॉनिटर कर चुके हैं कि सिंध पुलिस टोटली जो है वो बिलावल साहब, अब पहले जरदारी साहब, उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, कहीं न कहीं कोई न कोई पुलिस इंस्पेक्टर या एएसआई या कोई ना कोई उसके ताल्लुकात जो है वो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से मिलते नजर आ रहे थे। और आपने बहादुर अली का नाम सुना होगा, डीएसपी राव अरमान का नाम सुना होगा, डकैत वो जो लियारी का डकैत थे उनका नाम सुना होगा। ऐसे ऐसे आपको दर्जनों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने सैकड़ों कत्ल किए हैं, लेकिन उनके ताने बाने, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता। लाजिम बात है, आपके पास पुलिस है, आप किसी के घर में भी छापे पड़वा सकते हैं, किसी के किसी को भी उठवा सकते हैं, किसी को भी गोली लगवा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो को भी अब चाहिए कि अब वो जमाना नहीं रहा कि आप जो है वो बिहाइंड द सीन करते रहो, लोगों को पता नहीं चलेगा। सोशल मीडिया का जमाना है, आपके एक एक आदमी कोई भी कुछ करेगा, 10 में से 2 चीजें जो है वो पब्लिक को समझ में आ जाएगा। वो एक्सपोज हो जाएंगी। अब अलमिया भी तो ये है ना कि कराची में आपने देखा कि पढ़ा लिखा जो तबका है, ये पढ़े लिखे जो नौजवान है, वो फूड पांडा पे आपको डिलीवरी करते नजर आएंगे, वो मुख्तलिफ छोटी जगह काम करते नजर आएंगे, और इस तरह के लोग जो कि खरीद लेते हैं, चाहे वो कोई भी कुर्सी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट हो, जहां पर ये नौकरियां बिकती हैं, बाकायदा बिकती हैं, और वहां पर ये मतलब लोग 2 लाख में, 4 लाख में, 8 लाख में इसको खरीदते हैं। तो फिर ऐसी ही चीजें नजर आएंगी जो कि आपको अभी नजर आई है, मुझे और हमको। अच्छा शैला, आपसे एक चीज पूछता हूँ, मैं तमाम नाजरीन से एक सवाल करता हूँ कि आप जाएं सिंध के अंदर, कराची के अंदर या हैदराबाद, सक्खर, किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में आप चले जाएं, वहां पे आपको पता लग जाएगा कि वहां पे मेरिट पे ही नौकरियां मिली हैं या खरीदी गई हैं। आप जो ऑफिस हैं, बड़े बड़े सिंध सेक्रेटेरिएट है, अगर आप वहां चले जाए, आप कानों को हाथ लगाएंगे, आप बोलेंगे कि तोबा, मतलब आपको आईक्यू लेवल 0 मिलेगा, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपको मिलेंगे वहां पे। इसी तरीके से पुलिस में, मैं तो पुलिस को बहुत करीब से देख चुका हूँ। सिंध पुलिस का जो पहला फिंगरप्रिंट्स का जो प्रोग्राम था वो मैंने बनाया था, तो मुझे 100% पता है कि मैं वहाँ AIG क्राइम ब्रांच में बैठता था। मुझे पता है कि सिंध उस वक्त, सोचे आज से कितने साल पहले की बात है ये, और तो मुझे पता है कि ये टोटली जो है पुलिस जो है, सिंध पुलिस जो है वो पोलिटिसाइज है। और इससे पहले मुख्तलिफ, अगर कराची में दूसरी सियासी जमातें आई थी, उनके कंट्रोल में भी थी। यहाँ पे जिसकी पावर गेम है ये, अगर एक छोटा सा इलाका भी किसी सियासी जमात के पास है ना, तो उसकी जो पुलिस का कंट्रोल है वो उसके पास होगी। लेकिन अभी फिलहाल आपने देख ही लिया है कि कराची में काम कितना हुआ है। 15 साल, मेरा ख्याल है 15 साल से भी ज्यादा सिंध में जो है इस वक्त डायरेक्ट हुकूमत की है जरदारी साहब ने या पीपल्स पार्टी ने। नतीजा आपके सामने। ठीक है, नहीं उस नतीजे पे वो शुक्र क्या अदा करेंगे, और वो मतलब क्या कहना चाहिए कि वो निदामत क्या महसूस करेंगे। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि बार-बार लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हम मांग रहे हैं, मतलब वो मांग भी रहे हैं, और वो कहते हैं कि नून लीग पर अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग को मिल रही है। वैसे वो देखें उनके जलसों में तो वो नून लीग पर अल्फाज की जो गोलाबारी है वो कर रहे होते हैं। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन ये भी पूछूंगी, वो कहते हैं हमने तो कितनी तरक्की की है, हमने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में हमने हार्ट के हॉस्पिटल बनाए हैं। मैंने तो कहीं नहीं देखे।
आपकी नजर से गुजरे हो कभी तो मुझे बताइएगा, ऐसी तरक्की आपने देखी हो तो बताइएगा। वैसे रिसेंटली वो मतलब यही नून ना, लीग पे गोलाबारी कर रहे हैं वो। जब आप टीचरों को भर्ती करें तो पैसे लेके करें, और बात करें कि हॉस्पिटल्स की, पाकिस्तान के अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो डॉक्टर्स हैं या जो एनजीओज चलाते हैं, जैसे दिल फाउंडेशन है, सिटीजन फाउंडेशन है, शौकत खानम है और बहुत सारी एनजीओ है, ये आपको सहारा दिए हुए हैं, ये आपके पिलर्स बने हुए हैं। जिस दिन ये पिलर्स निकले ना, उस दिन धड़ाम से आपकी सब चीजें जो है ना नीचे आएंगी। जो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स आप देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये आपके जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं और यूरो जो हैं आपके ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं, ये उनकी मदद से फ्री क्लिनिक्स चल रहे होते हैं। वरना आप में इतना वो नहीं। आप बताएं ना, आए अपना व्हाइट पेपर शो करें ना कि भाई ये देखें हमने इतने काम किए हैं। वो माजी में आपने देख लिए हैं कि जो जो इन्होंने काम किए, जहां जहां रोडें सिर्फ बनी, कुत्ते की काटने पानी की के ऊपर रोडें बनी वैक्सीन थी, रोड जो है वो पानी के ऊपर खड़ा किया हुआ था, और तो बहुत कुत्ते सारी के काटने चीजें। की वैक्सीन नहीं मिलेगी। अक्सर आपने देखा होगा, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं आप भी और मैं भी, सोशल मीडिया पे आपको नजर आएंगे कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां कोई कुत्ते घूम रहे होते हैं। जिस तरह की सिरिंज होती है, जिस तरह के वो बेड्स होते हैं, जिस तरह के ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, वो भी आपने देखे हैं। डिलीवरीज कहाँ हो जाती हैं? रोड पे हो जाती है। मरने के बाद आपको एम्बुलेंस नहीं मिलती, लोग चारपाई पे या फिर गधा गाड़ी में या किसी घोड़ा गाड़ी पर डाल के अपने अपने गाँव ले जा रहे होते हैं, वहां पर भी रोड नहीं होते। ये अरे आप हालत है और जिस मुर्तजा पे ये कह रहे हैं कि हमें साहब हुकूमत की, दे। मुर्तजा वहाब की आप ट्वीट देखें, वो समंदर के खारे पानी से रोड़े धो रहे हैं। तो अब मैं आपको क्या बताऊं कि उस खारे पानी से रोड पे क्या असर होगा, वो रोड कितने अरसा चलेगी, और ताकि उनको दोबारा टेंडर मिले और दोबारा रोड बनाए और दोबारा पैसे खाएं। मतलब मजाक है आपका। सर मजाक आप सुन लीजिए जरा कि हर शहरी जिम्मेदार हर शहरी जो है वो जिम्मेदारी अपनी कबूल करे। सहूलियात का हकदार उस वक्त होगा, एफबीआर कहती है कि जिम्मेदारी नहीं है, सहूलियात का हकदार जरूर है, लेकिन नॉन फाइलर्स के लिए वो कहते हैं कि उनकी बिजली और गैस कनेक्शन काट दिए जाएंगे और सिम्स जो है वो ब्लॉक कर दी जाएंगी अगर आपने हक अदा नहीं किया, अगर आप जिम्मेदार शहरी नहीं बने तो। नॉन नॉन देखें, फाइलर्स। ये एफबीआर को ना, मैं यहाँ पे एक बहुत ही बुरा लफ्ज कहूंगा, आप समझ लें मैंने क्या कहा, नाजरीन भी समझ लें। ये वो जाहिल गंवार लोग हैं जो कि सोर्स पर आके, सिफारिश पर आके नौकरी लेते हैं एफबीआर में, और फिर इस किस्म की जो चीजें हैं ना, वो आम पब्लिक पे वो करते। अगर आप में हिम्मत है तो जो 40 करोड़ का घर बेचता है ना अपना, उससे टैक्स लेके दिखाएं। अगर आप में हिम्मत है, जो लेक्सेस और बीएमडब्ल्यू जो है वो करोड़ों रुपए के खरीदता है, उससे आप टैक्स लेके दिखाएं। वहां आपको जो है ना पूरा घर आपका कांप पड़ता है। क्यों कांप पड़ता है? क्योंकि आपके घर वाले उसमें शामिल हैं। अगर आप 5,000 आदमियों से कोई टैक्स लें, छोटे मोटे जो बेचारे ठेले पे या छोटी बहुत दुकानें लगा के जॉब करते हैं, और आप सिर्फ किसी एक बंदे को जो डिफेंस क्लिफ्टन और पीसीएचएस में कारोबार करता है उसको पकड़ ले, तो वो बराबर है। लेकिन हमने उसको तो करना ही नहीं है। हमने तो गरीब होटल वाले को पकड़ना है जो बेचारा 18 घंटे काम करके सिर्फ इतनी रोजी कमाता है कि वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाह दे सके और अपना घर चला सके। हमें वहां उसको पकड़ना है। इनके इंस्पेक्टर्स आते हैं और बताते हैं कि जनाब आपने इतना टैक्स देना है, लेकिन अगर आप इतने पैसे हमें दे दें तो माफ कर देंगे। तो अपने लोगों को पकड़ेंगे। और ये इनकी निहायती घटिया सोच है एफबीआर की, कि हम बिजली एक तो तमाम लोगों को बिजली का बिल, वो बिजली का बिल देखो, उस पर इतने सारे टैक्सेस होते हैं। मैं समझता हूँ ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए, पाकिस्तान का बिजली का बिल। मतलब आप टीवी भी वहीं से ले रहे हैं, आप अपने पुराने टैक्सेस भी वहीं से ले रहे हैं, और ये टैक्स अभी मुझे कल एक साहब ने बिजली का बिल भेजा, वो कहने लगे हमारे वो 3 महीने कह रहे हैं जी वो हमने गैस का टैक्स कोई अदर टैक्स के नाम से है बहुत से कि टैक्स, ऐसे टैक्स जिसको आप सोच नहीं सकते। अदर देन अदर देन 7,000 का अदर। टैक्स है, 13,000 का बिल है। वो कह रहे हैं ये कौन लोग हैं भाई? तो ये एफबीआर का कोई वो नहीं है, ये खुद सबसे बड़े डकैत हैं पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ अगर ये कराची में, काम करना चलिए चाहें, अगर कराची में सिर्फ इस सदर से लेके दिखा दें मुझे, बाजार है, इनकम टैक्स होगा वहां पर, ठीक है, आपकी बहुत सारी चीजें। आप सराफा बाजार कराची का, और ये सिर्फ कराची का सराफा बाजार नहीं कह रही मैं, पूरे पाकिस्तान का सराफा बाजार की बात कर रही हूँ, जहाँ पे कैश पे काम होता है। वहां पे कोई लिखत पढ़त नहीं होती, वहां कोई रिटर्न में कोई चीज नहीं है। अब आप कर ले वहां से कैसे टैक्स मेरा देंगे, ख्याल है पब्लिक करोड़ों को का इनको कारोबार हो शटअप जाता है। कॉल देनी चाहिए, जैसे बिजली का मीटर काटने वालों को दी थी ना, कौन कि करेगा? बिजली का मीटर तुम काट के कैसे ले जा सकते हो जबकि वो प्रॉपर्टी मेरी है। आपने बिजली का मीटर खरीदा है,
उनसे, तो वो काट के कैसे ले, वो बिजली तो काट सकते हैं लेकिन मीटर नहीं ले जा सकते अपने साथ ना। सर हमारा गैस का बिल, हमारा गैस का जो मीटर था वो उठा के ले गए थे। हमारा घर जो तो बहुत अरसे से बनता, कोई 10 साल बंद रहा, वो उठा के ले गए थे कि आप दे नहीं रही है, कर नहीं रही है, क्या मसला था उनका, लेकिन वो छोड़ के नहीं गए, फिर उसको दोबारा में खुलवाना पड़ा। तो ये भी एक मसाइल रहते हैं कि अगर आप कोई जायज हाँ, कोई कमजोर काम आदमी पे तो सब हुकूमत करते हैं ना। फलस्तीन का रोना हम तो रोते हैं क्योंकि फलस्तीन कमजोर है। हमारे कश्मीर, यहाँ हम तो हमारे कश्मीर यहाँ को जो कहते हमारी हैं। हुकूमत है वो इसराइल बनी हुई है, हाँ। वो फलस्तीन अवाम है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पावर गेम है, जिसके पास पावर है वो रच के खेलता है और वो पूरी दुनिया में खेल रहा है। ठीक है। अच्छा जो आपने बात की फलस्तीन की, लगभग कोई 1.5 माह की जो खुरेज जंग थी, उसके बाद इसराइली काबीना ने जो अस्करियत पसंद तंजीम थी हमास के साथ यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक एक मुआहदे की मंजूरी दी है और हमास 50 यरगमालियों को अगले 4 रोज के दौरान रिहा करेगा और इस दौरान लड़ाई में वक्फा होगा, जिसका ऐलान अगले 24 घंटों में कर दिया जाएगा और आइंदा 10 इसराइली यरगमालियों को रिहाई पर लड़ाई में 1 रोज का वक्फा दिया जाएगा। यानी 10 जो इसराइली हैं वो यरगमालियों को जब छोड़ा जाएगा तो फिर 1 दिन का वक्फा दिया जाएगा। इसराइल और हमास के दरमियान जो है जो सालिसी का किरदार था वो कतर ने अदा किया था। एक तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये आर्जी जंगबंदी होगी, जैसे कि अभी आपने कहा, तो उसका थोड़ा सा जवाब मुझे मिला, लेकिन डिटेल में चाहूंगी कि क्या ये आर्जी जंगबंदी है, जिस तरह के आपने कहा कि वो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी, और दूसरे ये कि आप तो अमेरिका में हैं, क्या ये सालिसी का किरदार अमेरिका को अदा नहीं करना चाहिए था? क्या ये रोल प्ले करना नहीं चाहिए था? कतर ने किया। देखें, अमेरिका कैसे कर सकता है, मतलब अमेरिका का अभी यहाँ पर एक मोहतरमा थी, क्या नाम था उनका, निदा कुछ करके नाम था, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया उनकी जॉब से क्योंकि उन्होंने हुकूमत की जो पॉलिसी थी उस पर अमल नहीं किया, फलस्तीन के हक में बयान दिया। और यहाँ पर आपने देखा कि कांग्रेस वुमेन भी जो है जो मुस्लिम है उन्होंने बड़ा ठीक ठाक जो है ना अमेरिकन हुकूमत को फलस्तीन के हक में बातें की। तो मैं फलस्तीन के हक या इसराइल के फेवर या इसराइल के हक या फलस्तीन के फेवर में नहीं, मैं जो हूँ वो बात करता हूँ जुल्म के खिलाफ, कि जहां भी जुल्म हो रहा है वो बंद होना चाहिए। अब अगर हो रहा है फलस्तीन में तो वो बंद होना चाहिए, जो इसराइल में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो उसके लिए कुछ ऐसी इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन को बिठा के कुछ ऐसे डिसीजन लेने चाहिए और दुनिया को उसका वो बनाना चाहिए, मुहाफिज बनाना चाहिए कि आइंदा ये सारी चीजें ना हो। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता कि जनाब आप मतलब बमबारियां किए चले जाएं, आपने मुस्तकिल, मेरा ख्याल है कि सैकड़ों की तादाद में बम रोजाना गिराए जा रहे होते हैं और दुनिया खामोश है, वो देख रही है कि आगे होता क्या है। चले आपने 20-40 हजार लोग मार दिए, लेकिन अगर 40 हजार लोग मारने से मसला हल हो जाता है तो वो जो 20 लाख लोग हैं, 20 लाख में से एक मर जाएंगे, 19 तो वहीं रहेंगे, उनको कहाँ अकोमोडेट करेंगे? 19 में से नेक्स्ट जो 19,000 बच्चे पैदा होंगे वो तो नफरत में ही पैदा होंगे ना, वो नफरत में ही पैदा होंगे, वो नफरत में ही दुनिया में इधर उधर जाएंगे। अगर पूरी दुनिया में, जैसे उसामा बिन लादेन का एक लेटर 2019 में निकला था, वो सोशल मीडिया पर आया और उस पर बड़ा शोर मचा कि जनाब हमने जो है ये ट्विन टावर पे हमला इसलिए किया था कि आप इसराइल को फेवर दे रहे हैं, कहने को ये था। लेकिन जो यंग जनरेशन है जिन्होंने वो हमला नहीं देखा था, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और गवर्नमेंट से बाकायदा सवाल करने लगी कि ये क्या है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो हैं, जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, जो कि 17, 18, 20, 22 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको ये बात समझाना कि वो पीस पे बात करते हैं, उनके पास किसी और चीज का जवाब नहीं होता, वो कहते हैं पीस होना चाहिए, चाहे अमेरिका जंग करे, इसराइल जंग करे, पाकिस्तान जंग करे, इंडिया जंग करे, सब गलत है, उसमें इंसानी जानें जाया जाएंगी और हम उसके खिलाफ हैं। तो आज की यंग जनरेशन जो है वो सिर्फ इस बात पर वो है कि हर जगह पीस होना चाहिए और वो सवाल खड़े करते हैं। और यही वजह है कि अमेरिका के अंदर लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अमेरिका के तकरीबन हर स्टेट पे प्रोटेस्ट हुआ। और अमेरिका ही नहीं, आप यूरोपियन कंट्रीज, आप अफ्रीकन कंट्रीज देख लें, उन्होंने तो बाकायदा ताल्लुकात खत्म कर दिए। तो नफरतें ही बढ़ रही है ना। अगर इसराइल ये हरकत नहीं करता और दुनिया से मांगता मदद कि देखो एक दहशतगर्द तंजीम हमास है, उसने मेरे मुल्क में आके क्या किया, आप देखते कि सब लोग इसराइल के साथ होते, और आज इसराइल को जिन लोगों ने तस्लीम नहीं किया होता उसको भी तस्लीम कर लेते। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जुल्म सामने आ गया। बहरहाल मुझे बड़ी
बड़ी हैरत हुई, अमेरिका में प्रोटेस्ट हो गए, आपके यहाँ पर और दुनिया में प्रोटेस्ट हुए, लेकिन पाकिस्तान में उस तरीके से गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया। लेकिन अगर मैं आप सऊदी अरब की बात करूँ तो वहाँ पर भी कोई खास लाएमल तैयार नहीं किया गया। अगर तो सऊदी अरब मिलके या यूएई मिलके सब लोगों को इकट्ठा करके उस पर प्रेशर डालता तो ज़रूर इसराइल को काम मतलब ऐसे नहीं जंगबंदी हो जाते। चला लेकिन इन्होंने कहा है असले की फराहमी, और वो भी अब 1.5 महीने के बाद जब इतनी लाशें गिर गई, इतने बच्चे मर गए, तो अब भी वो अपील कर रहे हैं दुनिया से कि जी इसराइल को असले की फराहमी जो है वो रोक दी जाए। इसका मतलब क्या चले हुआ? उन्होंने तो इतना कर लिया, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को थोड़ा सा एक स्टेप आगे इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है काकड़ साहब हैं, और काकड़ साहब वैसे तो हर काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं, जो उनका डोमेन नहीं है उस डोमेन से भी निकल के आगे काम कर रहे हैं, बाकायदा विजिट कर रहे हैं जो उसके अहल नहीं है। मैं एक ऐसे शख्स को वो बना दिया जो कि पब्लिक की मर्जी से नहीं आया बल्कि इलेक्शन करवाने के लिए आया है, लेकिन उसके फैसले मेरा ख्याल था कि हमारे जो सेनेट्स के लोग थे, सेनेटर्स थे, वो करते, क्योंकि इस वक्त जो है वही लोग लीगली पाकिस्तान के क्या कहते हैं जिम्मेदारान है ना, जो क्योंकि वो पार्टीज के रहनुमा है, वो अभी बाकी हैं, तो उनको बैठ के एक फैसला देना चाहिए था। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, और इसमें आपको याद होगा कि हाल ही में अभी एक इंटरव्यू में 2 मुल्कों का नाम लिया था इसराइल के प्रेसिडेंट ने, कि पाकिस्तान और ईरान का नाम लिया था। तो बहरहाल पाकिस्तान अपनी जगह एक अहमियत रखता है, उसका एक एक जुमला, एक एक वर्डिंग जो है वो अहमियत रखती है। तो लेट्स सी कि क्या पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि अभी मुझे लगता है आसिम साहब पाकिस्तान इसलिए पीछे हट रहा है क्योंकि उसको इसराइल को एक्सेप्ट करना था, उसे मानना था, तो हो सकता है कि देखिए अब तो ये चीज ही बहुत दूर चली गई ना। आपने जमात इस्लामी का वो देखा इस्लामाबाद में, उसमें आम लोग भी शामिल थे, वो लोग शामिल थे जो जमात इस्लामी से नफरत करते थे, करते हैं, वो भी शामिल थे। आपने टीएलपी का हुजूम देखा, तो मजहबी जो शिद्दत पसंदी है पाकिस्तान के अंदर वो हैं, वो लोग और जो दूसरे लोग हैं, सब ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये फलस्तीन में जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट का क्या अपना वो है, वो खुल के सामने भी नहीं आता, मतलब वो समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ खड़े हुए। जी हाँ, वो साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं, बस कुछ इस तरह का उनका हिसाब है। आसिफ साहब लास्ट कमेंट। बस लास्ट कमेंट यही कहूंगा कि हमारी जो स्पेशली स्पेसिस पे मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, पाकिस्तान के हवाले से जो स्पेसिस बनती हैं उसमें बहरहाल पाकिस्तान आपका मुल्क है, वहाँ नफरत और उसके इदारों का मुल्क से बाहर बैठ के नफरत का इजहार करना बंद करें। पाकिस्तान के जो अंदर बैठे हैं वो सही मानों में पाकिस्तानी हैं, और वही उन्हीं को वो फेस करना है। आपके $100 या आपके 500 यूरो से उनकी जिंदगी चेंज होने वाली नहीं है। उनको अपने फैसले खुद करने दें। वो अगर एहतजाज कर रहे हैं तो उनको ना रोकें, वो अगर एहतजाज नहीं कर रहे हैं तो उनको उकसाएं ना, टाइम दें, किसी भी चीज को टाइम दें। यहाँ से बैठ के जब आप नारे लगाते हैं पाकिस्तान की फोर्सेस के हवाले से कि जी वो लीचड़ हैं, मतलब जो इनको सजाए मौत दो आर्मी चीफ को, या न, और यहाँ ये वो पीटीआई के कारकुन नहीं है बल्कि जिम्मेदारान हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। वो सोशल मीडिया पे बैठ के डेली बेसिस पे पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जो बातें करते हैं, वो आप यहाँ पर आपका, मेरा नहीं ख्याल कि आपके इस अमल से पीटीआई को कोई फायदा पहुंच रहा होगा। मैं नहीं समझता कि कोई फायदा पहुंच रहा होगा कि डेली बेसिस पे अभी आपने देखा कुछ लोगों आसिफ साहब ये जो आप स्पेस की बात करते हैं तो इसमें जो जिम्मेदारान कर रहे हैं वो गैर जिम्मेदारी का जो मुजाहरा कर रहे हैं उससे पाकिस्तान पे क्या असर पड़ा है? क्योंकि पाकिस्तान की आवाम तो अपने तौर पर डिसीजन लेने में माशाल्लाह वो एक्सपर्ट हो गई है, वो तो अब किसी की सुन के नहीं दे रही है, वो किसी की मान के नहीं दे रही है। तो आपको लगता है ये जो चंद 100, मैं भी देखती हूँ स्पेस में चंद 100 होते हैं, मतलब बहुत ही बहुत हो गए तो 100 हो गए, 1500 हो गए, बहुत कोई होता है, वरना तो वो 30 35 40 50 60 75। तो ये लोग इतना इन्फ्लुएंस है इन लोगों मैं का, आपको यहाँ के लोगों का रवैयों को, यहाँ की लोगों की जो समझ है उसको चेंज कर सके, या डिसीजन पावर इतनी है कि वो इस चीज को चेंज कर देंगे? मैं आपको बताता हूँ कि जब यहाँ पर एक लिस्ट बनी, उसमें एक मोहतरमा का नाम आ गया, तो मैंने उनको फोन किया कि सुने, आप तो कभी भी इतनी एक्टिव नहीं रही, आपने तो कभी भी इस तरह मतलब पाकिस्तान के इदारों को गाली नहीं दी। कहती वो आसिम भाई मैं उस तस्वीर के पीछे थी जहाँ पे वो यहाँ पीटीआई के सदर जो है गालियां दे रहे थे तो आर्मी को। तो मैंने कहा ओके, अब आप
थोड़ा सा समझें इस चीज को कि हम जब एक स्पेस पे बैठते हैं तो उसके अंदर बैठे हुए जितने भी लोग होते हैं, जो बाहर बैठे हुए होते हैं, वो कानून से बालातर होते हैं, उन पे कानून अप्लाई नहीं होता। लेकिन जो आप अगर एक स्पेस पे बैठी हैं और वहां पे इसी किस्म की बात हो रही है, तो कल आपको दरवाजा नॉक करके आपसे पूछ लेंगे वो कि जी आप वहां पे बैठी हैं, इसका मतलब है आप भी। तो पाकिस्तान के अंदर इदारे के जो लोग होते हैं ना, जो निचली सतह के लोग होते हैं, उनको इससे कोई गर्ज नहीं होती कि आपका रुतबा क्या है, आप कौन हैं। आप अगर किसी ऐसी वो हमारे पुराने ज़माने में कहते हैं ना कि दोस्तों की गैदरिंग ही खराब है, कि जी आप एक ऐसी गैदरिंग में बैठते थे जबकि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उसी गैदरिंग में 2 लड़के डकैत थे, तो बाकी सारों को पकड़ लिया गया। तो यहाँ पर जो जिस तरीके से मैंने देखा माज़ी में बहुत सारे ऐसे लोगों को छापे पड़े हैं घर के अंदर पाकिस्तान के अंदर, जो कि सिर्फ़ स्पेस पे बैठे होते थे, जिनका कोई किसी भी किस्म का मैं समझता हूँ वो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है वो 1-2 अल्फ़ाज़ बोल भी देते होंगे। तो बाहर बैठने वालों को इतना फ़र्क नहीं, जो बेचारे सुनते हैं ना, देखिए ना, अपने कायद को हर कोई पसंद करता है, चाहे वो नवाज़ शरीफ के कारकुनान हों, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन के हों, चाहे वो ज़रदारी के हों, चाहे वो इमरान खान के हों। वो उसके हक के लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहाने के लिए, इसे कल्ट कहते हैं हम, कि आप अपना आखिरी कतरा क्यों बहाएं यार, आप सही और गलत पे बात करो। लेकिन कुछ लोग मासूम होते हैं, हम ये सब मतलब कराची वाले तो ये सब भुगत चुके हैं। मुझे बताएं, आपने देखा ना कि कितने इनोसेंट लोग थे जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, उनके घर छापे पड़े, उनके घर के मर्दों को उठाया गया, उनके मर्दों के घर वालों को मारा गया, कोई बोलने वाला। यही हाल पीटीआई के उन ठीक लोगों है, के लेकिन साथ है। मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली लगता है कि एक अगर 75 लोग या 50 लोग वहां बैठ के और अपना कोई गम गलत कर रहे हैं या अपना कोई एक स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपने देखा ना कि टीवी भी है तो आप बोल भी लेते हैं, सोशल मीडिया भी है, लिख भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, डिस्कशन भी आप लोगों की हमारी सबकी रहती है, चारों तरफ से ऑफिस गए मिल गए, आपको दोस्त अहबाब मिल गए, खानदान मिल, लेकिन वहां मुझे लगता है क्योंकि जगह कम है, चीजें कम है, लेकिन वो मुझे इतने रेलिवेंट नहीं लगते। इसकी वजह ये कि 75-50 आदमी, और हालांकि एक बड़ी तादाद है जो मुख्तलिफ मुल्कों से होती है, तो ये स्पेस में जो जिस तरह की बात होती है हमें पता भी नहीं होता कि जो फ्लैग लगाया हुआ है वो वाकई नून लीग का है, नून लीग का बंदा ही बात कर रहा है, ये इक्का दुक्का जो है बेचारे नहीं, अपने अब नाम आप लगा लेते हैं। शहरियार की स्पेस होती है, मैं तो नाम ले रहा हूँ, सलमान की स्पेस होती है, और बहुत सारे ऐसे लोगों की स्पेस होती है जो कि इमरान खान के टॉप लोगों को अपनी स्पेसेस पे लाके 10-10, 5-5 हजार लोगों को स्पेस पे बिठाया होता है। इससे अगर वो मिलता ये क्या है, कोई सोल्यूशन निकलता है, इससे मैं क्या बताऊं, मिलता मैं है? वही बता रहा हूँ ना आपको कि वो अगर ये कहें कि तुम पाकिस्तानियों नहीं निकलोगे, तुम लोग तो बगैरत हो, तुम लोग अगर नहीं निकलते अपने कायद के लिए, देखो उसने क्या किया। जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना, तो वो इस मतलब मुझे मैं लगता है कि बताऊं आपको आपको नहीं जवाब, करना। मैं बताऊं सोशल मीडिया पे जवाब क्या आता है, वो कहते हैं भाई आप वहां बैठे हुए हैं, आप आराम से हैं, ना आपके घरों को जलाया जा रहा है, ना आपके बिजनेस को खराब किया जा रहा है, ना आपकी औरतों को उठाया जा रहा है। अब तो सोशल मीडिया पे ये जवाब मिलता है बाहर अगर कोई ये वाली बात करता है, क्योंकि बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर यहाँ आप निकालेंगे किसी जिन लोगों को, उनके भाइयों को भी पकड़ा जा रहा है। कल मैंने देखा है, आपको शायद मैंने टैग भी किया था, आपको मैंने दिया भी था कि एक साहब का नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, उनका घर तोड़ दिया गया। अब ऐसे कौन घर तोड़वा लेगा? आप तो वहां बाहर नारे लगा लेंगे, आप आराम सुकून से वहां बैठे हुए हैं, और उसके बाद यहाँ के अगर आपने ये नारे लगा दिए या इस पे आपने उठाने की निकालने की कोशिश की, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के अब अवाम इतनी बेवकूफ नहीं रही कि इनके स्पेस से कोई काम करेंगे। चले, वेरी गुड। अगर ऐसा है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को नुकसान फायदा जो पहुंचा रहे मुझे हैं, नहीं ऊपर लगता, से मुझे पाकिस्तानी क्योंकि हम, नुकसान भी हाँ, वही पहुंचा रहे हैं, और पाकिस्तानियों अच्छे जो पाकिस्तानी है, चाहे वो किसी भी जमात में है, उनको ओन नहीं कर रहे। ये बहुत अच्छी बात है। ये होना भी चाहिए, क्योंकि 10, 15, 20, 50 अगर उनका दिमाग कुछ ऐसा हो गया है कि जी वो पाकिस्तान के खिलाफ बोला, और बाहर बैठ के, मैंने उस दिन लिखा था अपने ट्विटर पे कि ये जितने भी लोग आपको नजर आ रहा होगा ना कि ये इसको गाली दे रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, ये सारे टार्जन बाहर के हैं। पाकिस्तान में एक भी टार्जन ऐसा नहीं रहा कि जो उन लोगों को गाली देगा और वो यहीं पर भी रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत से सवालात के जवाब मुझे मिले। आसिफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच। एक मरतबा फिर अपने नाज़रीन से कहूंगी कि कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए, ताकि दुनिया में किसी भी जगह आप हो हमारे लाइव शोज को देख सकें। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह दोबारा इसी प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शैला खान को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.